सर ये जो आपने मेडिकल प्रोफेशन चूज़ किया, इसमें जो क्या ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिसकी वजह से आपने ये चूज़ किया? 12th के बाद मैंने ये डिसाइड किया, खासकर मेरे भाई ने ये डिसाइड किया, बेटा अब आपको पीएमटी की तैयारी करना है। और एमबीबीएस पहली बार मैंने नाम सुना था आफ्टर 12 कि एमबीबीएस कुछ होता है, एमबीबीएस के थ्रू डॉक्टर बनता है। आज भी वो टाइम वैसा ही है कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल करने में बच्चे को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, डर लग रहा है और उसको लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो आपने उस टाइम पे कैसे करके उसको किया? और रेगुलर मेहनत और कंसिस्टेंसी, ईमानदारी के साथ मैं पढ़ता रहा और फाइनली जो है मैं एमबीबीएस में सेलेक्ट हो गया। तो मेरे साथ भी यही था कि कई मैंने अटैम्प्ट दिए, क्योंकि मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट रहा था। शुरुआत में मुझे इंग्लिश भी पढ़ना नहीं आती थी, तो मुझे भी 4 अटैम्प्ट देना पड़े। आज का ये वीडियो नीट एस्पिरेंट और उनके पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाला है। आज सोचे ज़रा, एक ऐसे स्टूडेंट से जो एक नॉर्मल बैकग्राउंड से आते हैं और उसके बाद उन्होंने एमबीबीएस एएमयू जैसे टॉप इंस्टीट्यूट, उसके बाद एम्स जैसे टॉप इंस्टीट्यूट से अपना एमडी और उसके बाद डीएम किया कार्डियोलॉजी में बीएचयू जैसे एक बड़े इंस्टीट्यूशन से। तो ये जो आज का पॉडकास्ट है, आज का जो वीडियो है, ये डिग्री के लिए नहीं है, ये डिग्री भी मैटर नहीं कर रहा है, ये मैटर कर रहा है कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन के लिए। तो जो भी नीट एस्पिरेंट और उनके पेरेंट्स ये सारी बातें सुन रहे हैं, तो आज का वीडियो उनको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मोटिवेट नहीं करेगा, एक सही डायरेक्शन में लेकर जाने वाला है। तो टाइम को ख़राब नहीं करते हुए बिल्कुल शुरू करते हैं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर कलीम सर। तो कलीम सर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि कलीम सर की जो जर्नी रही वो किस तरीके से सर ने शुरू करी। तो कलीम सर हैं। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मुझे इनवाइट किया और ये मौका दिया कि मैं अपनी बात आपके सामने रख सकूं। मैं डॉक्टर मोहम्मद कलीम, मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट हूं और अभी करंटली मैं गंगाशील हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। मैं दिल से संबंधित जितनी भी परेशानी होती है, दिल से संबंधित जितनी जांच होती है या उसका इलाज होता है, चाहे वो दवाइयों से हो या फिर उसमें एंजियोग्राफी होती है, एंजियोप्लास्टी जिसे हम स्टेंट कहते हैं, पेसमेकर, या दिल से संबंधित जो भी परेशानी होती है और उनका ऑपरेशन होता है, उन सब का मैं निदान करता हूँ, उनका ट्रीटमेंट करता हूँ। मैं यहाँ पर यहाँ के पास, यहाँ बरेली से पास सेथल एक टाउन है, उसके पास में एक गांव है टांडा सादात, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। और मेरी प्राइमरी एजुकेशन हाई स्कूल तक आज़ाद नौरंग हायर सेकेंडरी स्कूल से मैंने प्राप्त की। उसके बाद मैंने 11-12 गवर्नमेंट इंटर कॉलेज बरेली से किया। आफ्टर 12 मैंने ये रियलाइज़ किया कि आगे कुछ करना चाहिए और मैंने फिर बरेली में ही रहकर नीट, उस टाइम पीएमटी होता था, पीएमटी की तैयारी की और फिर फाइनली मैं एमबीबीएस में सिलेक्शन हुआ। मैंने एमबीबीएस और एमडी मेडिसिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पास की। उसके बाद मैं एम्स न्यू दिल्ली में एज ए एसआरशिप मैंने जॉब की और डीएम कार्डियोलॉजी मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पास किया और करंटली अभी मैं गंगाशील हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। सर ये जो आपने मेडिकल प्रोफेशन चूज़ किया, इसमें जो क्या ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिसकी वजह से आपने ये चूज़ किया? आपको ऐसा क्या लगा कि मुझे मेडिकल में ही जाना चाहिए, इंजीनियरिंग में नहीं जाना चाहिए या किसी और फील्ड में नहीं जाना चाहिए? देखिए, मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं मेरे अपने बैकग्राउंड की बात करूं तो बहुत ही एवरेज फैमिली से मैं बिलोंग करता हूं। मैं जब 4-5 साल का था उस वक्त ही मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया। पढ़ाई के साथ साथ मुझे दोनों चैलेंजेस थे। एक तो फैमिली चैलेंज जिसमें फाइनेंशियल बहुत बड़ा चैलेंजेस था। दूसरा मेरा अपना मैं खुद एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। मैं कभी भी बहुत ज़्यादा हाई फाई स्टूडेंट या बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं रहा, एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। तो मेरे लिए दोनों ही चैलेंजेस थे। मेरे फैमिली का सपोर्ट रहा, मेरे भाइयों ने और मेरी माँ की दुआओं से अल्लाह का शुक्र है कि आज मुझे इस मुकाम पे पहुँचाया। शुरू में देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने 12th कर लिया, उसके बाद भी मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या करना है। जी, बहुत सारे लोगों को नहीं पता रहता है कि उनको क्या करना है। तो 12th के बाद मैंने ये डिसाइड किया, खासकर मेरे भाई ने ये डिसाइड किया, क्योंकि मेरे भाई का बैकग्राउंड साइंस का रहा है। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि बेटा अब आपको पीएमटी की तैयारी करना है। और एमबीबीएस पहली बार मैंने नाम सुना था आफ्टर 12 कि एमबीबीएस कुछ होता है, एमबीबीएस के थ्रू डॉक्टर बनता है। जी जी। तो 12 के बाद मेरे भाई ने डिसाइड किया कि आपको अब एमबीबीएस की प्रिपरेशन करना है, उसके लिए पीएमटी की कोचिंग होती है। तो उस दौरान जो कोचिंग थी बरेली में, तो मैंने कोचिंग की और कोचिंग के बाद लगातार मेहनत करके मैंने, जैसा आपको बताया कि मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। शुरू में तो इवन के जो है मुझे समझ में नहीं आता था, इंग्लिश ही समझ में नहीं आती थी। फिजिक्स के, केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन होते थे
तो मुझे उसको जो है मतलब भी समझ में नहीं आता था। तो मैं लगातार मेहनत करने के बाद और रेगुलर मेहनत और कंसिस्टेंसी, ईमानदारी के साथ मैं पढ़ता रहा और फाइनली जो है मैं MBBS में सेलेक्ट हो गया। सर ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जिस टाइम पे बच्चा यहाँ पर आता है, हमारे पास भी आज भी आ रहा है, मतलब वो टाइम तो आपका वाला था, उसमें तो था ही था, आज भी वो टाइम वैसा ही है कि फिज़िक्स के न्यूमेरिकल करने में बच्चे को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, डर लग रहा है और उसको लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो आपने उस टाइम पे कैसे करके उसको किया? देखिए, मेरा मानना है किसी भी कंपटीशन के लिए, चाहे वो PMT का, नीट का कंपटीशन हो या कोई भी दूसरा कंपटीशन हो, उसके लिए आपके बेसिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपने बेसिक मजबूत कर लिया, बेसिक नॉलेज आपने ले ली, बेसिक क्वेश्चन समझ लिया, तो आप किसी भी कंपटीशन में क्वालिफाई कर सकते हैं। तो वैसा मेरा भी वही रहा कि मैंने बहुत ज़्यादा हाई फाई पे नहीं गया, मैं हमेशा मैं बेसिक को देखा मैंने, और बेसिक क्वेश्चन के साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है रिवीजन। आपने पढ़ा, उसके बाद रिवाइज किया, तो जितनी बार आप रिवाइज करेंगे उतनी वो चीज़ आपकी मेमोरी में रिफ्लेक्स में आ जाएगी। तो अगर आपने बेसिक मजबूत कर लिया और रिवाइज कर लिया बार बार, तो फिर आपका सिलेक्शन इंशाल्लाह हो जाएगा। क्वेश्चन ये है कि जिस टाइम पे आप CPMT की तैयारी कर रहे थे, तो क्या उस टाइम पे आपके साथ में ऐसा फील आया कभी कि अब नहीं हो पाएगा, ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा, बहुत टफ हो रहा है? या जब आप MD की तैयारी कर रहे थे उस टाइम पे ऐसा कुछ लगा था आपको, तो आपने कैसे करके उसे ओवरकम किया? जी, कई सारे ऐसे टर्निंग पॉइंट आए, खासकर उस टाइम जो है MBBS की सीट्स इतनी ज़्यादा नहीं थी जी। अगर आप यूपी में बात करें तो मेरे ख्याल से 650 या 700 के अराउंड 3 से 4 हज़ार हैं, अभी 3 से 4 हज़ार हैं जी। तो आजकल का जो दौर है कि स्टूडेंट जो है एक बार या 2 बार में सिलेक्शन नहीं हुआ तो हार मान जाते हैं और अपना कैरियर चेंज कर देते हैं, दूसरी साइड पे चले जाते हैं। बट आपको ये ख्याल रखना चाहिए कि अगर आपका गोल PMT है तो फिर PMT है, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको डॉक्टर ही बनना है, तो उसके लिए आपको रेगुलर कंसिस्टेंसी रखना है। अगर आपका किसी साल नहीं हुआ है सिलेक्शन तो आप उसको फिर दोबारा अटैम्प्ट दें, फिर उसी जज्बात से दें, तो इंशाल्लाह फिर आपका सिलेक्शन होगा। तो मेरे साथ भी यही था कि कई मैंने अटैम्प्ट दिए, क्योंकि मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट रहा था शुरुआत में, मुझे इंग्लिश भी पढ़ना नहीं आती थी, तो मुझे भी 4 अटैम्प्ट देना पड़े। अच्छा, MBBS के लिए मैंने 4 अटैम्प्ट दिए, हर बार में मेरा इम्प्रूवमेंट होता गया और मैं हर बार में काफ़ी वो भी रहा कि डिप्रेस भी हुआ कि शायद नहीं हो, बट घर वालों का सपोर्ट और माँ की दुआएं, तो फिर मुझे जो है अपना गोल अचीव कर लिया मैंने अपने। सर उस टाइम पे आपका जो डेली रूटीन रहा होगा, जिस टाइम पे आप CPMT की तैयारी कर रहे हैं, चैलेंजिंग था वो तो CPMT का दौर, 200 क्वेश्चन आते थे और 180-90 में कट ऑफ गिरती थी शायद उस टाइम पे। तो उस टाइम आपका डेली रूटीन क्या था, कैसे करके आप पढ़ाई कर रहे थे, कैसे रिवीजन करते थे? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट होता है किसी भी गोल के लिए आपका फोकस होना चाहिए, आपका फोकस फिक्स होना चाहिए कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है। उसके आसपास जो भी अगर आपकी डिस्ट्रैक्शन की चीज़ें हैं तो आप उस पर आपको तवज्जो नहीं देना है। तो वही मेरे साथ था, मेरा एक ही काम था कि मैं जो कोचिंग में गया, कोचिंग में जो पढ़ाया उसको कोचिंग में अच्छे से मैंने वहाँ पर फॉलो किया, साथ में घर पर आके रिवीजन किया। और फिर टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो मॉक टेस्ट होते हैं, जो कोचिंग में टेस्ट होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसको बार बार करना चाहिए, तो उससे चीज़ें प्रैक्टिस में आ जाती हैं और फिर आपको कंपटीशन में एग्ज़ाम के दिन आसान होता है। सर एक एवरेज स्टूडेंट और एक टॉपर स्टूडेंट में आपकी नज़र में बेसिक डिफरेंस क्या होते हैं? देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ ज़्यादातर स्टूडेंट की जो IQ होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है, एक्सेप्ट 2-4 स्टूडेंट, 100 में 2-4 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट वही होता है कि आप अगर मेहनत करते रहेंगे, मेहनत और ईमानदारी से अगर आप लगे रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको गोल अचीव होगा। मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन इस वक्त सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन आ रहा है। बच्चा अपने टाइम पे तो वहाँ इतना मोबाइल नहीं था, आपके टाइम पे तो नहीं था, मेरे टाइम पे शुरुआत हुई थी आने की। तो इस वक्त तो हर किसी के हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन है, आईफोन है, टैब्स हैं और इंटरनेट की इतनी सुविधा है। इस डिस्ट्रैक्शन को कैसे करके ओवरकम किया जाए? बच्चा बहुत ज़्यादा इसमें मुब्तला हो रखा है। हाँ, तो इस पे जो है माँ बाप को ख़ास ख्याल रखना चाहिए। माँ बाप अगर बच्चों को मोबाइल दे रहे हैं तो उनको ऑब्जर्व करना चाहिए कि बच्चे उसमें क्या देख रहे हैं जी। तो मोबाइल देखिए, एक साइंस, कोई भी साइंस टेक्निक होती है या तकनीक होती है, तो उसमें उसके फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान होते हैं, दोनों। वो आपके ऊपर है कि आप उससे कितना फ़ायदा ले सकते हैं। तो मोबाइल अगर आप उसको पॉजिटिव वे में लेंगे तो वो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा, और नेगेटिव वे में लेंगे तो उससे सारे नुकसान ही नुकसान है। सारी चीज़ें डिपेंड कर रही है विल पावर पे डिपेंड करती है हमारी। बिल्कुल सही कहा आपने, विल पावर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपका फोकस है, मैंने बताया ना, अगर आपको फोकस है कि मुझे वो मेरे पॉइंट अचीव करना है, तो फिर आपका डिस्ट्रैक्शन कोई मायने नहीं रखता। एक चीज़ आती है बार बार, बच्चा क्या मेरे जहन में भी आता है ये तो कि
मुझे इतना बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट बनाना है, बच्चे के दिमाग में भी आता है कि मुझे इतना अच्छा एमबीबीएस बनना है। लेकिन ये सारी चीज़ें दिमाग में तो आ रही हैं, लेकिन हम उसके लिए एफ़र्ट नहीं मार रहे हैं उस लेवल के जिस लेवल के एफ़र्ट मारना चाहिए। तो इसके लिए कैसे करके करें कि हमारे एफ़र्ट भी उस लेवल के हो जाए, मतलब हमें आलस ना आ जाए उस टाइम पे। उसके लिए देखिए, आपको सबसे पहले तो आपकी मेहनत ही है, आप ईमानदारी और मेहनत करें, साथ में आपका सपोर्ट होता है, खासकर फैमिली सपोर्ट होता है। तो फैमिली वालों को चाहिए कि बार बार आपको मोटिवेट करें और पॉजिटिव रखें कि बेटा आप कर सकते हैं, आप लगे रहिए। जहाँ जहाँ डिमोटिवेशन होता है तो आप उसको दूर करें और उसको बार बार समझाएं। पहले के टाइम पे रिसोर्सेज सर कम हुआ करते थे, कोचिंग में पढ़ा दिया, टीचर ने पढ़ा दिया, क्वेश्चन फंस जा रहा है तो वो फंस ही जा रहा है, फिर अगले दिन या तो हम टीचर से डिस्कस करें तो जाके क्लियर होगा, और कई सारे बच्चे तो टीचर के पास जा ही नहीं पाते थे। आजकल के टाइम पे टीचर स्पून फीडिंग करा रहे हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हैं कि बेटा पढ़ लो, और मोबाइल फ़ोन पे भी बहुत ज़्यादा साधन है, तो रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं लेकिन सिलेक्शन का रेशियो घट रहा है, बहुत ज़्यादा वीक हो जा रहा है बच्चा। पहले इतना बच्चा भी नहीं बैठता था, अभी 25 लाख बच्चा बैठता है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं, सिलेक्शन घट रहे हैं, इसका रीज़न सर कैसे करके इसको ओवरकम करें? के लिए उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप जितनी जल्दी डिसाइड करेंगे कि मुझे उस फील्ड में जाना है, डॉक्टर बनना है, उतना ही आसान होगा। आजकल का जैसे जो दौर है, तो आप 9 से ही डिसाइड 8 से ही डिसाइड कर लेते हैं, होना चाहिए कि हमें उस दिशा में जाना है, और उसी के हिसाब से फिर आपको कोचिंग करना चाहिए। जैसे आपने किया बता रहे हैं कि 12th बाद हमें पता लगा कि हमें एमबीबीएस करना है, आजकल की जनरेशन को ये पहले कर लेना चाहिए, 9th-10th में स्टार्ट 9th से ही आपको डिसाइड कर लेना चाहिए कि आपको एमबीबीएस बनना है, तो आपको उसी के हिसाब से फिर अपनी तैयारी करना चाहिए। सर रिवीजन और टेस्ट दो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, इस पे आपकी क्या अप्रोच रही थी अपने नॉर्मल बच्चे के लिए? इसका क्या योगदान है रिवीजन का, और टेस्ट का क्या योगदान है इसके एनालिसिस का? देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा डिफर नहीं करता है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप रेगुलर एक ही चीज़ को, जो आपके टॉपिक्स हैं, जो आपका सिलेबस है, रेगुलर उसको स्टडी करते रहें, उसका बार बार रिवीजन करें, और रिवीजन आप घर पे करें, साथ में जो टेस्ट सीरीज होती हैं उसमें बार बार क्वेश्चन लगाएं, तो वो मेरे ख्याल से काफ़ी हेल्पफुल होता है। हम लोग लगभग 100 टेस्ट कराते हैं, कंबाइंड टेस्ट, और उसके साथ रिवीजन। मैं पर्सनली इंसिस्ट करता हूं कि बायो आपका वेटेज ज़्यादा रख रहा है, हालांकि मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं सर, लेकिन फिर भी मैं बताता हूं कि कम से कम 50 बार आपको एनसीईआरटी रिवाइज करना है, कम से कम 50 बार एक सिलेक्शन के लिए। तो ये क्या सही अप्रोच है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही अप्रोच है मेरे ख्याल से। तो मैं अपना खुद बताऊं तो मैंने जो भी क्वेश्चन लगाए वो सारे मेरे रिफ्लेक्स में थे। जब मैं एग्जाम में जाता था तो मुझे कभी भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ी कि मुझे उस पर सोच के आंसर करना है, वो रिफ्लेक्स में। वो उसका रीजन यही था कि मैंने बार बार रिवीजन किया था और बार बार टेस्ट सीरीज और टेस्ट लगाए थे, क्वेश्चन लगाए थे, तो उसमें सारे इवन के फिजिक्स के भी सारे क्वेश्चन जो है मुझे सब रिफ्लेक्स में थे, और विदाउट सॉल्विंग मोर देन 50% क्वेश्चन थे, मैं विदाउट सॉल्विंग उनको आंसर कर देता था। तो इस लेवल का आपका रिवीजन होना चाहिए, इस लेवल का आपका जो है टेस्ट क्वेश्चन का लगाने का वो होना चाहिए। क्वेश्चन देखें और आंसर कर दें इस तरीके से। और मैं ये मानता हूँ कोई भी कंपटीशन हो, कितना भी बड़ा कंपटीशन हो, अगर आपका बेसिक मजबूत है, बेसिक क्वेश्चन आपको आते हैं, तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। पहली शर्त तो बेसिक है, बेसिक बहुत अच्छा होगा। बहुत कम क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको सोचना है, एग्जाम में बैठ के सोचना है, वरना ज्यादातर क्वेश्चन वही होते हैं जो आपने पहले से पढ़ रखे हैं, बस आपकी रिवीजन की कमी की वजह से वो आप वहाँ पर क्लिक नहीं कर पाते। थोड़ा यहाँ पर सर कंपटीशन टफ भी हो गया है नीट में, जैसे 180 क्वेश्चन होता है, 180 क्वेश्चन में अगर 8, 10, 15 क्वेश्चन भी गलत हो जाता है तो फिर सिलेक्शन की रेस से तो बाहर हो गया, लोएस्ट कॉलेज भी नहीं मिलेगा। IIT में ऐसा नहीं होता, IIT जो होता है वो 100 नंबर पे भी अच्छा NIT दे देता है, 100, 120, 130 नंबर पे। इसमें 99%, 95% एक्यूरेसी चाहिए, तो एक्यूरेसी का मैटर करता है, तो अगर रिफ्लेक्स में नहीं होगा तो दिक्कत कर जाएगा उसका। सर स्मार्ट स्टडी और हार्ड वर्क में कैसे करके आप डिफरेंशिएट करेंगे कि ये स्मार्ट करना चाहिए या हार्ड वर्क करना चाहिए? सबसे पहले मैंने आपको जैसे बताया कि आपके पास सिलेबस होना चाहिए, सिलेबस आपके हमेशा जहन में होना चाहिए कि मुझे ये पढ़ना है, और पिछले साल के जो क्वेश्चन और इन पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो अगर आप स्मार्ट वर्क नहीं करेंगे, सिलेबस पढ़ते जाएंगे, आपको ये पता नहीं है कि क्या पूछा जाना है, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो फिर मेरे ख्याल से आप एग्जाम के वक्त उसको क्लिक नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि उसका पैटर्न क्या है क्वेश्चन का। तो आपको अगर पैटर्न पता है तो आप उसी पैटर्न पे तैयारी करेंगे, तो फिर मेरे ख्याल से चीज़ें आसान हो जाती हैं। एक लाइन जो नीट स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहे हैं उनको एक लाइन में आप कैसे करके समझाना चाहेंगे कि बेटा कर लो? मैं आपको यही समझाना चाहूँगा कि इससे डिपेंड नहीं करता है कि आपके 12th में मार्क्स कम है या ज़्यादा है, आपकी फैमिली बैकग्राउंड कैसी है, कि आपके घर में पढ़े लिखे हैं या नहीं है, आपको बचपन में किसी ने पढ़ाया नहीं पढ़ाया। जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे
डॉक्टर बनना है तो आप रेगुलर मेहनत करते रहें, ईमानदारी से मेहनत करते रहें और बिना किसी को देखते हुए। बहुत कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने फ्रेंड से डिमोटिवेट हो जाते हैं कि वो बहुत अच्छा पढ़ने में है, मेरे पास इतना दिमाग नहीं है कि मैं उसके बराबर करूँ। बट आपको अपने देखना है कि मेरी क्या कमी है, आपको वो अपने अंदर की कमी पहचानना है और उस कमी पे वर्क करना है, तो फिर इंशाल्लाह आपका गोल अचीव हो जाएगा। सर, अगर आज आपको नीट तैयारी करने का चांस मिलता तो आप वो कौन सी चीज़ें नहीं करते जो पहले आपने की थी, मतलब आप डिफरेंट क्या करते? मैं जैसे आपने बताया कि जो प्लानिंग होता है वो स्मार्ट वे में होता है, इस बार स्मार्ट वे में बिल्कुल स्मार्ट वे में होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है टाइमिंग। इसमें टाइमिंग भी डिसाइड करना होता है कि कितने टाइम में आपको वो क्वेश्चन करना है। जी सर, ऑनलाइन और ऑफलाइन कौन बेस्ट? आई थिंक ऑफलाइन इज बेस्ट, क्योंकि मैंने भी ऑफलाइन ही पढ़ा है। ऑनलाइन में वो बात नहीं आती है, वो जज्बात नहीं आते हैं, वो आप उतना चीज़ें नहीं समझ पाते हैं जितना ऑफलाइन में होता है। एक लास्ट क्वेश्चन है, सबसे इम्पोर्टेंट, क्या आपको सर ऐसा फील आता है कि एक एवरेज बच्चा, जैसे आपने तो बताया कि आप एवरेज थे और आपने इतनी बड़ी डिग्री एम्स जैसे इंस्टीट्यूट में भी थे आप, BHU, बड़ी बात है, ये देश के टॉप इंस्टीट्यूशन है ये, तो क्या एक एवरेज स्टूडेंट आज नीट की तैयारी करना शुरू करे तो क्या वो नीट निकाल सकता है? बिल्कुल बिल्कुल निकाल सकता है। हो सकता है कि उसका 1 साल या 2 साल डिले हो जाए, बट उससे कोई मैटर नहीं करता। फाइनली आप यही इम्पोर्टेंट होता है कि आप क्या हैं। अगर आप 1 साल 2 साल लेट भी हो गए तो उससे आगे पीछे आपको कोई नहीं देखने वाला। मैंने 4 टाइम में सिलेक्शन लिया, पर मुझसे कोई नहीं आज पूछेगा कि आपने कितने साल तैयारी की। सबसे इम्पोर्टेंट है आप अभी क्या हैं। तो डजंट मैटर कि आपका 1 साल में सिलेक्शन हुआ है, 2 साल में सिलेक्शन हुआ है। फाइनली बस ये कि अगर आपकी दिशा सही है तो आप सेलेक्ट हो गए, तो फिर आपसे सारी चीज़ें भूल जाता है। जी सर, हम लोग एक टेस्ट स्टार्ट करना चाह रहे हैं जो हमारे आसपास की लोकेलिटी है, और उस लोकेलिटी के लिए एक फ्री टेस्ट करना चाह रहे हैं। जो बच्चा फाइनेंशियली वीक है तो वो कोचिंग में आके एक मिनिमम फीस अमाउंट देके पहले वो टेस्ट दे ले, टेस्ट फ्री है एकदम से, और वो मिनिमम फीस देके अपनी कोचिंग तैयार कर ले, मतलब तैयारी अच्छे से कर ले। तो क्या ये बेनिफिशियल रहेगा हमारे आसपास की लोकेलिटी के लिए? बिल्कुल, जो पुअर बच्चे हैं जी, तो उनके लिए डेफिनेटली ये बेनिफिशियल रहेगा। जैसे हम लोग के टाइम में अगर बात करें उस टाइम, तो यहाँ पर एक कोचिंग होती थी जो माइनॉरिटी की कोचिंग होती थी। तो वो बच्चे जिन लोग के 12th में मोर देन 60% मार्क्स हैं, तो उनको वो टेस्ट जो कोचिंग होती थी वो फ्री होती थी, स्कॉलरशिप बेस्ड होती थी। रमन कोचिंग यहाँ बरेली में चलती थी, पुराना नाम है। तो हम लोग सारे उससे बेनिफिट हुए हैं। हम लोग 12th के बाद वही ज्वाइन करते थे जिन लोगों के 60% से ज़्यादा मार्क्स होते थे, तो हम लोगों ने वही ज्वाइन किया। उससे हमें काफ़ी फ़ायदा भी हुआ, वहीं से हम लोगों का बेस बना। फर्दर फिर आगे क्या होना है डायरेक्शन हमें एक मिली, तो डेफिनेटली ये हेल्प करेगा। तो अपना इंशाल्लाह इस जो अब हमारी कौम है, हमारे आसपास के लोग हैं, उनके लिए ये वाला प्लान कर रहे हैं। नीट के 2 हफ्ते बाद, नीट का एग्ज़ाम 3 तारीख को है, उसके 2 हफ्ते बाद हम ये टेस्ट कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो देखते हैं इंशाल्लाह उसमें कैसा बिल्कुल। और आप मेरा भी इंशाल्लाह सपोर्ट रहेगा, जो भी मुझसे हेल्प होगा इंशाल्लाह। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर का, सर ने इतना टाइम दिया मुझे, बहुत मुझे खुशी हुई। तो यहीं पर ही आज का ही पॉडकास्ट ख़त्म करते हैं, बाकी सर की वीडियो देखते हैं कैसी होती है।